इसी में एक दूसरी चीज आ जाती है, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। वो कौन सा सेक्शन 155। वो ऐसा ऑफेंस है जिसमें मैजिस्ट्रेट साहब विदाउट ऑर्डर आपको, सॉरी एसएचओ साहब विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट किसी को अरेस्ट नहीं करते। अब एफआईआर लॉन्च होगी किसी इंसिडेंट की, कौन से ऑफेंस की, जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो, जैसे मैंने शुरू कर दिया। अब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एफआईआर लॉन्च होने के बाद पहले एफआईआर लॉन्च से रेमेडी बने, फिर उसके बाद चलते एफआईआर के बाद क्या हो। ये तो था कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। हमारे मुआशरे सोसाइटी में, जैसे मैंने आपको पहले हिंट दी, जरूरी है कि एसएचओ आप पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर वो पाबंद है। कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो रहा है, मेरा राइट हो रहा है, राइट डिप्राइव हो रहा है, तो वो एफआईआर लॉन्च करे। एफआईआर लॉन्च के लिए 4 से 6 चीजें आपको लाजमी याद रखें। करेंगे एफआईआर लॉन्च कराने वाली 4 से 6 चीजें कंपलसरी हैं, जो एफआईआर हर एफआईआर में होगी। मैं एफआईआर लेके हम करें लिखिए एफआईआर लिखिए बाबा एफआईआर के लिए आप सबने देखे होंगे एफआईआर के लिए 3 से 4 चीजें लाजमी है। कभी कभी एफआईआर लॉन्च करने में कंट्राडिक्शन आ जाती है। कटी चलिए पहले जुरिस्डिक्शन लाजमी है। जुरिस्डिक्शन जिस को बच्चों सर का बाटी चल वो इससे तो बाउंड है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस पे आपकी एफआईआर लॉन्च करें। कभी कभी 2 जुरिस्डिक्शन एक साथ आ जाती है। क्या हम शोर मारो केस करो और लिखे ना प्रेक्षणीय दरबार जिसमें जुरिस्डिक्शन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें जुरिस्डिक्शन की कॉन्फ्लिक्ट होती है। दो इंसिडेंट को थाना ये भी लग रहा है, थाना ये भी लग रहा है, जुरिस्डिक्शन कंफर्म नहीं है, तो एफआईआर कोई भी थाना लॉन्च कर सकता है। दोनों ऐसे शोज उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर का नाम क्या देंगे? जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर करेंगे। क्यों जीरो एफआईआर करेंगे? उनको एक जुरिस्डिक्शन का थोड़ा डाउट होता है। इंसिडेंट हुआ है, वो बाउंड है अमन अमान कायम करने में। अब अगर वो अमन अमान कायम नहीं करते, वो जीरो एफआईआर के नाम से कर लेंगे। जब उसकी डिसाइड होगी जुरिस्डिक्शन, जिस जगह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन छोड़ी है उस जगह से इन्वेस्टिगेशन करती जीरो है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ट्रांसफर हो। क्लियर? अब एफआईआर लॉन्च करने के लिए आपकी सबसे पहले चीज ये है कि आपका प्लेस ऑफ इंसिडेंट, टाइम ऑफ इंसिडेंट कि किस टाइम पे इंसिडेंट हुआ था। एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आप लोगों को सजेशन, आपसे जो सजेशन ले उसको सजेशन दीजिएगा कि एफआईआर में ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व मत करें। हम समझते हैं ना कि ये मिस्टर ए सपोर्ट कर रहा है, मिस्टर बी सपोर्ट कर रहा है, मिस्टर डी सपोर्ट कर रहा है, हम उनके भी नाम दे देते हैं, उससे हमारी एफआईआर खारिज होती है। मेरी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको किसी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना है, मेरे खिलाफ अगर आप एक्शन लेंगे, चलो आपको दूसरा मिसाल दूँ, मेरे खिलाफ बोलो, सियासी नहीं बात करें, आपको क्या लेना पड़ेगा। मेरे खिलाफ किसी भी किस्म की अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, सिविल लिटिगेशन या क्रिमिनल लिटिगेशन, अगर मुझे तकलीफ होगी, जो मेरे चाहने वाले हैं वो ऑलरेडी तकलीफ में आ जाएंगे, तो क्यों एफआईआर में दूसरों के नाम देते हैं? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, उनके नाम मत दें। पर्टिकुलर बंदा जिसका पर्टिकुलर आपके इंसिडेंट में पार्ट है, उसका उतना पार्ट है। जिसने आपके इंसिडेंट में सहूलतकारी से पकड़ के रखा है, उसका बस वो इंसिडेंट बने, छोड़ेगा नहीं। जब उसको कॉमन इंटेंशन में सबको सजा दे देगा। 4 बंदे हैं आपके लिए, तो कॉमन इंटेंशन सेम। 2 बंदे हैं, हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। इसने भले मेरे रेजिस्ट किया है, सिर्फ मारा नहीं, लेकिन मैं ये बोलूँगा इसके पास रेजिस्टेंट के साथ पिस्टल मौजूद था।
कहाँ से प्रोड्यूस करूंगा? या इसके हाथ में चाकू था, कहाँ से प्रोड्यूस करूंगा? थाने में जब इन्वेस्टिगेशन होगी कहाँ दूंगा मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? तो सजेशन ये है कि इंसिडेंट के दौरान जो बंदा जितना एक्ट कर रहा है उसका उतना नाम दे दे, इनफ है, जरूरत नहीं है ज्यादा नाम दे। 5 मामले जाते वो बिना एक करो। उसके बाद आप टाइम ऑफ इंसिडेंट के बाद लार्जमेंट ऑफ एफआईआर 1 घंटे के बाद कर रहे हैं, 1 दिन के बाद कर रहे हैं, 5 दिन के बाद कर रहे हैं, कितने भी दिनों के बाद कर रहे हैं, ये इशू नहीं है, वो लार्जमेंट ऑफ टाइम होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लेनेंट, फरियादी की डिस्क्रिप्शन पूरी होती है। अब फरियादी की डिस्क्रिप्शन के लिए जो लिटिगेशन क्रिमिनल की है, जरूरी इसमें नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि मैं कोर्ट से ताल्लुक रखता हूँ, हैदराबाद में एफआईआर नहीं करा सकता, ये संघर्ष से ताल्लुक रखता है तो एफआईआर नहीं करा सकता। जिसने भी कमीशन देखा है, रामफुल एक्ट कमीशन ऑप्शन करते हुए देखा है, तो वो कोई भी बंदा किसी भी तरह का रहेगा वो एफआईआर लॉन्च करा, उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी होगी, नालो जो नालो एज वेल एज CNIC नंबर, उस बंदे की पूरी डिटेल होगी, ताकि क्यों लिखते हैं ये वजह बताएंगे, वजह बताएंगे, नोटिस वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, ये ना असां कंप्लेनेंट के गोली रात में कंप्लेनेंट का एफआईआर लॉन्च कराएंगे। अरे करे ना कंप्लेनेंट इन बंदो वरी को वारंट बजाए जो जवाबदार जे कढण जी इन लाइ वारंट कढणो कंप्लेनेंट लाइ घुरायो होगा कंप्लेनेंट, ये उसकी डिस्क्रिप्शन सिर्फ इस वजह से दी जाए। उसके बाद प्रॉपर सेक्शन मेंशन करें, तो केजा सेक्शन ना है, केका सजेशन वठो, केका पुछो, पुलिस वारा चवंदा आहिनि, पुलिस वारा जॾहिं एफआईआर लिखंदा आहिनि उन महिल हुननि जे ज़हन में 2 ॻाल्हियूं आहिनि, जवाबदार खे बचाइण हूंदी आहे, फरियादी खे राज़ी करणु, ये हूंदो पुलिस जो ना असांजे माशरे में अगर सच्ची हो जाए तो कोई क्रिमिनल बंदा नहीं बचेगा। हम क्या करते हैं, फला का ताल्लुक है अच्छा लेकिन क्रिमिनल इंसिडेंट हो गया है, असां का न का अहिड़ी लिखो ना छॾे ॾींदासीं इंसिडेंट में या सेक्शन में जंहिंमें हुनखे रिलीफ मिले। ख़ासि करे इहो कंहिंमें थींदो, इंजरीज़ जे सेक्शन में, असां इंजरीज़ में प्रॉपर न कंदा आहियूं। फिर हम क्या करते हैं, दरख्वास्त देते हैं मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें, फिर उसके लिए एफआईआर करें, चालान सबमिट में हम दूसरे सेक्शन लगा सकते हैं। चालान सबमिट करने को भी एफआईआर में कुछ सेक्शन इंसर्ट थी सघनि था, अरे वाह ॿुधाए चालान थियण खां पोइ सेक्शन इंसर्ट थी सघनि था, कंहिंखे पावर आहे? हाँ, इहो पावर आहे अल्टर और अमेंडमेंट ऑफ चार्ज। जब मैजिस्ट्रेट साहब आपका केस चलाएगा, सेशन जज साहब आपका केस चलाएगा, उस केस के गवाही के दौरान वो समझता है, उसको पता लगता है दबार निकल, उसको पता लगता है कि ये जो गवाही से साबित होता है ये सिर्फ चोरी न हुई, स्नैचिंग नहीं थी बाइक, इसके पीछे ये मोटिव था कि इस बंदे ने स्नैचिंग के दौरान सर को चाकू भी मारा था, गोली भी लगाई थी, चाकू भी मारा था, जो मेडिकल गवाही से पता चला था बाद या एविडेंस के दौरान डॉक्टर ने डिस्क्लोज किया था, जो पूरी एफआईआर में जिक्र नहीं था। अब यहाँ पे अगर मेरे पिस्टल की गोली भी है और चाकू भी लगे हुए, चाकू मेरे बॉडी के 3 पार्ट्स में लगे, वाइटल पार्ट, दूसरे मेरे वाइटल पार्ट टेला, वाइटल पार्ट मतलब बी शेप, वाइटल पार्ट में अगर लगा है तो उसके लिए अलग सेक्शन बनेगा, तो मैजिस्ट्रेट साहब अमेंड द चार्ज कर सकते हैं। वो सेक्शन कौन सा है? 227 CRPC, 227 CRPC। अब इस एफआईआर इंसिडेंट में आपने बता दिया, अब जवाब की जवाबदार अगर कोई भाग गया है, अगर जवाबदार मौजूद नहीं है तो उसके लिए उस जवाबदार की पूरी डिटेल लिखेंगे। पेन कहिड़ी सां लिखंदा हो, पेन कहिड़ी सां लिखंदा, जवाबदार जेकॾहिं भॼी वियो चालान सबमिट मां रेड पेन सां लिखंदा। अब देखिए चवंदासीं एब्सकॉन्डर, वो जवाबदार भगल आहे तो ही जवाबदार ना है। न सिर्फ इस जगह पे सिविल के मैटर भी चलाएंगे आप, सिविल के केसेस भी होते हैं, उसमें अगर आप
छोटा मिसाल ले लें, हम जो सारे लोग करते हैं, मोर्गेज प्रॉपर्टी रखवाते हैं, बैंक में कर्ज वटनाओ, कोई भी प्रॉपर्टी मोर्गेज लगवाते हैं, तो उस मोर्गेज प्रॉपर्टी जो रजिस्टर होता है, प्रॉपर्टी रजिस्टर का जो मिसाल जो रजिस्ट्रार मौजूदा, असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार मौजूदा, वो भी रेड पेन से लिख देता है दिस प्रॉपर्टी इज मोर्गेज, ये प्रॉपर्टी मोर्गेज फर्दर सेल नहीं हो सकती टिल द फाइनल डिसीजन, या जब तक वो वहां से कंफर्म हो जाए लोगों के। अब ये एफआईआर सिर्फ, उसके बाद नीचे बॉडी ऑफ एफआईआर होता है जिसमें आप पूरा फैक्ट बताते हैं कि थियो छा, कितना वैसे कीअं थियो, कहिड़े तरीक़े वियुसि, केतिरा माण्हू आया, छा थियो, टाइम छा हुयो, कहिड़े टाइम ते थियो, इंसिडेंट छा थियो, या जो स्टोरी बताएंगे उसको बॉडी या फैक्ट ऑफ एफआईआर, नीचे दोनों साइन आईओ की भी कंप्लेनेंट की भी साइन ले लेंगे। ये तो एफआईआर लार्ज हो गई। अगर आपके पास एफआईआर ही लार्ज नहीं होती तो क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट्स के पास 22AB फाइल कंदा, 22AB जो स्कोप डीजे कने इन्होंने प्रकार के साइटेशन माना जजमेंट को बुधाए जेका लिखो और थोड़ो पढ़ जजमेंट पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट 581 पीएलडी 2016 Recording on. हम बोलते हैं कि कम रहते ना बोलना सर वो बोर्ड तो आके में फोटो कर दिया ना देना खाली पीएलडी 2016 2060 पेज नंबर 581 सुप्रीम कोर्ट। माशाल्लाह। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर लिखा है 22AB के लिए पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। वो जस्टिस ऑफ पीस के पावर हमारे पास सिंध में जो है वो सेशन जज साहब के पास, या सेशन जज साहब या उसके बराबर का कोई जज, जिसको हम क्या बोलते हैं एडिशनल सेशन जज साहब। सेशन जज साहब ही होगा, वो बराबर जा पावर होना है, सिर्फ कोर्ट वधाइण जे लाइ हुनजो नालो ॾींदा एडिशनल सेशन जज साहब, जॾहिं सेशन जज थे। अब यहाँ पे आपके लिए पहले रेमेडी तो वो थी, कौन सी, कि आप एफआईआर लार्ज करवाएं, इंसिडेंट हुआ है, ऑफेंस हुआ है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है, सोसाइटी में रहते हैं, या विक्टिम के हेयर से जो लीगल हेयर से वो एफआईआर लार्ज करवाएंगे। अगर वो एफआईआर लार्ज नहीं करवा रहे और नहीं लार्ज हो रही तो कंसर्न एसएचओ कर रहा है, वो एफआईआर लार्ज नहीं कर रहा, तो उस एफआईआर लार्ज के लिए आपके पास दूसरी रेमेडी आ गई, पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। आप जस्टिस ऑफ पीस के पास आ जाएं और उसको एक पिटीशन दें। 2 पिटीशन होती है हमेशा, पिटीशन घणी थी टोटली पिटीशन हिकिड़ी 22AB जेका जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज साहब वटि कंदो, ॿी पिटीशन किथे हूंदी आहे रिट पिटीशन हाई कोर्ट 199। ये 22AB जी एप्लीकेशन ना है, या छा आहे पिटीशन आहे, इन जजमेंट में लिखल आहे त ये पिटीशन 2016 पीएलडी 581 में लिखल आहे तो ये पिटीशन आहे एप्लीकेशन पर। वहाँ पे आपके लिए 3 रेमेडीज हैं, 3 चीजें करवा सकते हैं। सबसे पहले वो जो सेशन जज साहब होंगे पकड़ के एफआईआर नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, आपके टोटल जो फैक्ट है जो एफआईआर में लिखना चाहते हैं आप फैक्ट, वही फैक्ट आप उस पिटीशन में लिखेंगे। सेशन जज साहब आपकी हियरिंग सुनेगा, जो एक्स ऑफिसर जस्टिस ऑफ पीस है वो आपके वो आर्गूमेंट सुनेगा। अगर सेटिस्फाई होता है, मुतमईन होता है, यहाँ पे अदर साइड को मौका दिया जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे इस स्टेज पे जिसको हम बोलते हैं परपोज अक्यूज, जिसको हम ख्याली अक्यूज बनाते हैं। ख्याली अक्यूज होते हैं ना, अक्यूज न छुआना, ख्याली अक्यूज। परपोज अक्यूज के लिए कोर्ट उसको नोटिस करती आ जाए, आप अपने डिफेंस में बोल सकते हैं। मीडियम केड़ो है नजर No one should be condemned unheard. फेयर ट्रायल का मौका किसी को दिया गया है। अब ये पिटीशन आपके ऊपर फाइल हुई है, आए आप हियरिंग के और अपने वकील के पुरवाएं या खुद सेशन जज साहब को आके बताएं, फिर दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनेगा। अगर आर्ग्यूमेंट से मुतमिन हो जाते हैं तो 6 61 के मुताबिक
आपकी FIR को SHO साहब को ऑर्डर करेंगे कि अगर कोई कॉग्निटिव ऑफेंस में डाउट हो रहा है, ये ना चाहो वाली लिखो तो अगर किसी भी किस्म का कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में डाउट हो रहा है तो जाके इसकी वर्बल FIR सुने और FIR लॉन्च करो। अगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में डाउट हो रहा है पर पुलिस वाला डिले करेगा, इंडियन की जगह डेफिनेटली लगाए। नंबर 1। नंबर 2, आपकी FIR लॉन्च हो गई है 22 AB का दूसरा पावर, आपकी FIR लॉन्च हो गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पाकिस्तान का है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या किया, बायसनेस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा जो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप मुतमिन नहीं हो रहे। मेरा इंसिडेंट हो रहा है नसीम नगर में, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यूरेक्स अकेडमी में पसंद हुआ था सर आजाद करते हो नहीं होते नब नहीं होते भले हिते में अचण वारो क्या पर इन्वेस्टिगेशन नहीं, या सर आजाद का हैदर चौक से पूछी कि सर आजाद हिते रहा तो सर आजाद जो कर जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। तो हम सेशन जज साहब के पास इसी पिटीशन में 22A62 के मुताबिक आई और ट्रांसफर दिलाई पिटीशन दिया। नंबर 3, मुझे अगर कोई बंदा हरास थोड़ी थोड़ी बातों में वीडियो नहीं चलना तो मैं हरासमेंट का प्रॉपर बंदा बता देता हूँ, हरासमेंट का पूरा बंदा नहीं बता। कोई बंदा मुझे हिरास कर रहा है और मैं उस वजह से हिरास हो रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मेंटली डिस्टर्बेंस है, क्या मुझे धमकियाँ देता है, या मुझे असाल्ट मुझे कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सेशन जज साहब के पास इससे पिटीशन भेजूँगा नहीं फलाम मानस लेना अचानो अच्छू छोटारे मुझे डिसे को अचान तो मां जेड़े रहना चाहूँ तो पिस्टल को दिखा मैंने तो मुझे मारे थे, लिहाजा मुझे प्रोटेक्शन। यहाँ पे प्रोटेक्शन से कॉमन लोग क्या समझते हैं, 22 से भी हम वकील साहब जो दाखिल करते हैं तो कॉमन लोग ये समझते हैं कि पुलिस वालों सॼो असांजे पोएं वालों प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि सही प्रोटेक्शन समझो पुलिस असांजे दर ते ही पहुंची। प्रोटेक्शन ये है कि किसी ऑफेंस को रोकेंगे आपके प्रोटेक्शन सोसाइटी में पुलिस ये काम करती है कि उसके हिसाब से लोगों से इन्वेस्टिगेशन करेगी या उसको बुलाएगी बाबा नहीं शिकायत अगर हिन खे अहिड़े क़िस्म में तव्हां तंग कयो त असां तव्हांजे ख़िलाफ़ FIR लॉन्च कराए सघूं, लिहाज़ा सुधरी वञो न त कॉग्नाइजेबल ऑफेंस अगरि मेड आउट थींदो त असां करे वठंदासीं। उहो मैजिस्ट्रेट SHO टाइम टू टाइम पाबंद हूंदो त सेशन जज साहब खे रिपोर्ट जमा कराए, प्रैक्टिस में कोन्हे सेशन जज साहब लिखंदो आहे त लिखो 7 ॾींहंनि जे अंदरि मूंखे रिपोर्ट जमा करायो, पर प्रैक्टिस में घटि थींदो, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा कानून में राइट करती है कि हमें प्रोटेक्शन मिला सकता है। ये तीनों चीज़ें एक साथ ही दाखिल कर सकते हैं सवाए 22 के अलावा 2 अलग दाखिल करेंगे क्योंकि मेरी FIR लॉन्च हो गई है, तो 22, 22A1 और 3 एक साथ दाखिल कर सकते हैं। इसके खिलाफ FIR भी काटे और फर्दर प्रोटेक्शन भी दिलवा दें, तो उसके बाद SHO साहब को ऑर्डर करेंगे जाएँ इसकी FIR लॉन्च करें। यहाँ से भी अगर रिमेडी नहीं मिल रही तो तीसरी रिमेडी मेरे पास क्या है, आर्टिकल 199 रिट फाइल किया इन्हें का अलावा 184 200 CRPC के तहत मुझे तीसरी रिमेडी है कि मैं डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करूं बिफोर ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट। फिर वो मैजिस्ट्रेट साहब कभी कभी मेरी कंप्लेंट ट्रांसफर कर देते हैं सेशन साहब। क्यों, इंसिडेंट ऐसा होगा जो मैजिस्ट्रेट का ट्रायल ही नहीं हो तो वो क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट फाइल मैजिस्ट्रेट वर्क करा तो वो सेशन साहब वर्क फाइल कर लो, तो जो इंसिडेंट बड़े किस्म के। अब वहाँ पे क्या होगा, इधर क्या फर्क है और उधर क्या फर्क है, ये हमने अभी दाखिल किए, अभी तक करे नहीं, आप हो रहा है।
तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास हमने क्या किया, या कोई भी बंदा सेम तरीके से ये FIR लॉन्च कराना है, सेम तरीके से कोई दूसरा बंदा भी जा सकता है। रिटर्न में देगा मैजिस्ट्रेट साहब, ऑन ओथ देगा, कसम करना ऑन ओथ देगा मैजिस्ट्रेट साहब को, और मैजिस्ट्रेट साहब उसकी हियरिंग करेंगे। अगर मैजिस्ट्रेट साहब उस ऑफेंस से, उस इंसिडेंट से रिलेटेड हैं तो कॉग्नाइजेंस लेंगे। वो थाने से FIR की जरूरत होने का वो 190 में मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्नाइजेंस मती, अगर पान वट समझे तो पान वट रखो, अगर समझे तो सेशन साहब वटा तो सेशन साहब। उसमें क्या होगा, वो पूरा इंसिडेंट, पूरा क्रिमिनल जो उसके साथ एक्ट हुआ, पूरा एक्ट देख के उसके बाद हियरिंग करके ओथ लेके उसका विटनेस सुन के उसके बाद अदर साइड जो तब होंगे उसके लिए वारंट निकालेंगे। आ जाए आप श्योरिटी जमा करवाएं, फिर अपियर होकर कोर्ट में प्रोसीड करें, फिर ट्रायल करेगा जैसे ट्रायल करता है, सेम पुराना ट्रायल। अब आ जाते हैं FIR हमारी लॉन्च हो गई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। आफ्टर लॉन्चमेंट ऑफ FIR के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा देते हैं कौन, कंसर्न SHO। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ बंदों को मिल सकती है, ASI को, SIP को, स्पेशल सर्कमस्टेंस के स्पेशल केसेस में SP साहब को भी इन्वेस्टिगेशन करने का राइट होता है। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, राइट में पाबंद होता है। एक किस्म का इंसिडेंट हुआ जेके हीनियस क्राइम हो जाता है, जो ब्लेस्फेमी या रेप वगैरह जो या कोई स्पेशल अन्य देख रहे हैं पब्लिक एट लार्ज स्पेशल व्यापार। तो SP साहब के रैंक का बंदा या खुद या उसकी रैंक का बंदा वो इन्वेस्टिगेशन करे। अब इन्वेस्टिगेशन से करने से जैसे ही होता है, यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी स्टेटमेंट लेगा, रिकॉर्ड करेगा आपकी स्टेटमेंट। वह स्टेटमेंट केरे सेक्शन का आती थी 161 CRPC। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर। जो आपका पुलिस ऑफिसर होगा वो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा, इंसिडेंट के पूरे एरिया में जाके कॉमन लोगों से जिनका इंटरेस्ट भले ना हो, इंटरेस्ट हो तो लाजमी बयान भी ना, लाजमी का गवाही देना, जिसका इंटरेस्ट भले ना भी हो तो वहां से वो स्टेटमेंट लेंगे। उस स्टेटमेंट के तहत आप जवाब दाखिल कराएंगे। अच्छा, यह स्टेटमेंट एडमिसिबल आहे बिफोर द लॉ, बाइंडिंग आहे। पुलिस की स्टेटमेंट बाइंडिंग लॉ के तहत नहीं होती। वजह मेरा मेरी कर दिया ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग लॉ पॉइंट से बाय थ्रेट भी हो सकती है, बाय कोरियन भी हो सकती है, बाय एंटी इन्फ्लुएंस भी हो सकती है, या वो स्टेटमेंट जो पुलिस को दिए ड्यूरिंग कस्टडी में को अक्यूज ने, मतलब स्टेटमेंट आप को अक्यूज पे मुझे अरेस्ट किया है या मेरा नाम दिया गया, वो कानून शहादत में रिजर्वेशन है कि जो पुलिस की स्टेटमेंट है आर्टिकल 38 रिजर्वेशन, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस नॉट एडमिसिबल। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस नॉट, कानून शहादत आर्टिकल 38, कानून शहादत आर्डर 1884, वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती, इसी वजह से उसको वैल्यू नहीं देते। दूसरी स्टेटमेंट होती है बिफोर ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट, कंसर्न मैजिस्ट्रेट 164, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते मैजिस्ट्रेट साहब। कभी कभी उस स्टेटमेंट से वही बंदा मुकर जाता है, वही बंदा उस स्टेटमेंट से मुकर जाता है। साजेलाल वो बोलता है ये जो मैंने स्टेटमेंट दी थी बाय थ्रेट दी थी, पुलिस वाला मुझे एडो मारे हो जैसी हद आए चलो जज साहब वट बयान न ॾींदो तव्हांजे फलाणे मारे। कभी कभी उस स्टेटमेंट से बंदा मुकर जाता है, वरना इसको इनफ समझते हैं कि ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट साहब के साथ गवाही ये काफ़ी है, तो ये हो सकता है। उसके बाद आपके पास पुलिस के पास
अख्तियार है किसी भी बंदे का रिमांड ले सकती है। सेक्शन 167 रिमांड 3 किस्म का होता है। कितने का? पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड, तीसरा ट्रांजिटिव रिमांड। ट्रांजिटिव रिमांड, पुलिस रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड तो आपने सुना होगा। पुलिस रिमांड वो एक ऑनरेबल पुलिस वाले जैसे जो साहब पांच थाने में रखे जितने उन्हें इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन कहिड़े तरीक़े करे? इन्वेस्टिगेशन के दौरान टार्चर न कंदो उन खां बाक़ी इंक्वायरी कुझु बि करे सघे। इन्वेस्टिगेशन में पुछी सघे थो टार्चर इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल कहिड़े जे मुताबिक़ 14(2) मुझे ख्याल में टार्चर न कंदा कनि जेको आर्टिकल है उन जे मुताबिक़ रिजर्वेशन है तो पुलिस असांखे टार्चर न कंदी इलीगल कंहिं क़िस्म। तो इसी वजह से जैसे ही आ जाते हैं वो वकील कर लेते हैं। हम जज साहब को रिक्वेस्ट करते थे इमाम अची अब पकड़ जी FIR में अची पुलिस रिमांड की ज़रूरत कोन्हे जुडिशियल रिमांड। पुलिस रिक्वेस्ट कंदी आहे त असांखे अञा रिमांड मिले फर्दर हिनजी कंदासीं। हिकु जवाबदार हुजे इंसीडेंट हिकिड़ी जगह जो हुजे उन इंसीडेंट के दौरान अगर मटीरियल अवेलेबल आहे वो सफिशिएंट मटीरियल मिली गयो आहे तो ज़रूरत कोन्हे पुलिस रिमांड वठण। ॿ टे जवाबदार आहिनि रहियल आहिनि मटीरियल बि कोन थो मिले तो पुलिस रिमांड ॾींदा। मिसाल जे तौर फातिमा केस फरड़ो केस में इन्वेस्टिगेशन रह रही थी तो पुलिस रिमांड दिया था ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट ने इस वजह से कि खबर करते ब्याह केड़ा केड़ा मामले तो दूसरे लोगों को उस क्राइम सीन में अगर हाथ है किसी का कोई भी एक्ट है उनको जमा करने के लिए ले सकते। ये है पुलिस रिमांड। जुडिशियल रिमांड हो जिसमें जेल में मोकिले छॾींदा लेकिन कस्टडी ये समझी वेंदी जज जे उनके चइबो जुडिशियल रिमांड। दूसरा होता है ट्रांजिटिव रिमांड। ट्रांजिटिव रिमांड क्या है? प्लेस ऑफ इंसिडेंट से या जुरिस्डिक्शन ऑफ थाने से वो बंदा अरेस्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने मुझसे डकैती की फिर वो भाग गया, पता चला वो मोरो की रेशम गली में वही गाड़ी घुमा रहा है तो उसने वहां से पकड़ लिया पुलिस वाले ने इधर से जाके वहां पे और उस जगह पे जाके प्रॉपर तरीका ये है कि अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो एसपी साहब को इतला करें, DSP साहब से परमिशन लें, उसके बाद कंसर्न SHO को इतला करें, उसके बाद जाके उस जगह पे रेड करें। असां वटि थींदो न कोन्हे। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट को बताना है। अगर किसी सूबे में जाएंगे तो उस लॉ मिनिस्टर को सूबे के जो क्रिमिनल से रिलेटेड है उन सारों को सेक्रेटरी को बता के परमिशन लेके फिर वो अरेस्ट करेंगे। ऐसा मिसाल देता हूँ, टंडो आलम मरी सुना है? टंडो आलम यहाँ पे FIR हुई थी जो FIR थी इस्लामाबाद से, उसने कार की चोरी की FIR राज करवाई थी इस्लामाबाद से। तो वो जो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया था उसने डॉक्यूमेंट का पूरा हवाले इतना तकरीबन डॉक्यूमेंट का फाइल था उसके पास। उसने जो अपने थाने से लेके इस थाने तक कार्रवाई की, सिंध गवर्नमेंट से परमिशन ली, पंजाब गवर्नमेंट से परमिशन ली, सारी परमिशन लेके इस थाने पे आया था। उसके बाद इसने आके उस बंदे को अरेस्ट किया। यो लाजमिया प्रैक्टिस में ना आते हैं उसको पकड़ के लेके जाते हैं तो वो अपनी जगह पे लेके जाते हैं। अगर उस जगह से पकड़ेंगे तो ये रिमांड लाजमी होगा। देखो प्रॉपर चैनल रखिए, SP साहब के खिलाफ दियो, SHO साहब के दियो। अब अगर मोरो से पकड़ते हैं तो मोरो से हैदराबाद आने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग सकते हैं। तो कंसर्न मैजिस्ट्रेट तो हैदराबाद है, तो हैदराबाद के पास विदिन 24 आवर्स किसी भी एक्यूज को अरेस्ट कर रहे हैं तो प्रोड्यूस करना है। अगर आप 24 घंटे में पहुंच ही नहीं सकते तो वो मैजिस्ट्रेट जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा उस थाने का
वहाँ से जाके आप रिमांड लेंगे, 2 ॾींहं जो खपे, 3 ॾींहं जो खपे, 6 ॾींहं जो खपे। अगर रास्ते में आपका वो रिमांड का टाइम खत्म हो जाता है, गाड़ी तव्हांजी ख़राब थी, हाणे तव्हांजो जवाबदार तव्हां सां गॾु आहे, तव्हांखे फर्दर रिमांड खपे त वरी तव्हां ॿिए थाणे ते वञी जेको उन ज्यूरिसडिक्शन जो उन थाणे खे तव्हां ॾेई वरी ॿिए ॾींहुं सुबुह जो उन मैजिस्ट्रेट खां वरी टाइम वठंदा जेसीं ताईं तव्हां पंहिंजे प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन ते पुॼो। उन ज्यूरिसडिक्शन खे पुॼण खां पोइ तव्हांजो फाइनल थींदो रिमांड, ट्रांज़िटिव रिमांड। इन ट्रेन्यूअर वारे खे टाइम पीरियड वारे खे छा चवंदासीं, ट्रांज़िटिव। हाणे सुवाल पुछो था इलीगल डिटेंशन, कोई जेको लिमिट हूंदी उन टाइम में चवंदासीं ट्रांज़िटिव। वो ट्रांज़िटिव रिमांड, उन रिमांड खे ट्रांज़िटिव। पोइ हाणे वो ट्रांज़िटिव रिमांड जे लाइ छा थियो, टंडो आलमबाड़ी खां वठी एसएचओ ज्यूरिसडिक्शन आहे 8 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जी, 8 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो टाइम हूंदो आहे इस्लामाबाद में असांखे 3 ॾींहं लॻंदा, 3 ॾींहं जो टाइम। उहो रिमांड तव्हांजो काउंट न कयो वेंदो, 24 कलाकनि जो दौरान जवाबदार पेश नथा कयो। पोइ जीअं तव्हां हुते पहुता 11 बजे पहुता, हाणे तव्हांखे सुबुह 10 बजे पेश करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे 10 बजे नथा कयो त तव्हांजो छा सम्झो इलीगल डिटेन, किसी बंदे को आपने क्या किया, इलीगल डिटेन करके। उसके बाद आपके पास रिमांड के बाद पुलिस के पास पावर आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। 3 किस्म के पुलिस के पास पावर है जवाबदार को छोड़ने के लिए या चालान सबमिट के लिए। A क्लास, B क्लास, C क्लास। FIR A क्लास क्या है, FIR ट्रू, अक्यूज जो है वो ट्रू नहीं है। FIR तो सही है लेकिन जवाबदार जो है वो सही नहीं है। मिसाल इंसिडेंट हुआ लेकिन मेरा जवाबदार रजवान नहीं है, तो उसमें वो A क्लास में मेरी गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी मिल गई, जवाबदार नहीं मिल रही, FIR खत्म न थी, 7 दिन क्राइम तक कमिट हुआ, A क्लास में रिपोर्ट करना। नंबर 2 B क्लास, फॉल्स एलिगेशन। मैंने किसी बंदे के खिलाफ कोई फॉल्स एलिगेशन लगाए, झूठे इल्जामात लगाए, तो उसके लिए फॉल्स एलिगेशन पे जो FIR खत्म होगी वो B क्लास में होगी। फॉल्स एलिगेशन पे कंप्लेनेंट के खिलाफ आप FIR लॉन्च करा सकते हैं, सेक्शन 182 PPC के मुताबिक। हिन जेका स्टेटमेंट ॾिनी आहे बिफोर पुलिस जे उहा फॉल्स हुई, गलत इंफॉर्मेशन हुई पुलिस जो टाइम ज़ाया कयो हिन ऐं ऑनरेबल कोर्ट जो टाइम ज़ाया कयो, लिहाज़ा हिन जे खिलाफ। नंबर 3 C क्लास, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों ने बयान लिया और रीजन से पता चला कि सर आज़ाद का कोई एक्सीडेंट गोली से, सर आज़ाद का कुछ नहीं हुआ, सर आज़ाद का बाइक का एक्सीडेंट हुआ था कार से, सर गोली से नहीं मरे थे। सर को जो यहाँ पे मेडिकल में आया है कि कोई चीज़ मतलब छुरे टाइप का लिखो ना छुरो होंदो, तो ॿुधाईंदो त अहिड़े टाइप जी जंहिंजो नतीजो छुरो थी सघे, ॿुधाईंदो त अहिड़े क़िस्म जो घाव हुयो जंहिंजो टाइप छुरो थी सघे। उन नतीजे में जेको हुनखे सर खे लॻो छुरो न हुयो पर हिकिड़े क़िस्म जो शीशो गिलास हुयो जेको हुन साईं खे लॻो, जंहिंजे करे घाव थिए। फैक्ट में मैंने लिखा था कि छुरा मारा है लेकिन नतीजे में
प्लीज मलाई तो बोलो बस मलाई तो बोलो बस फोन देख लिया वीडियो है तो फाइनल फोटो कर जाना लास्ट में करना है ना ही निकल था टीम का करनी पूरी हाँ हम ये फायर हो गई ये फायर चल के नहीं जाएगा ये सही मेरे को भी तो नहीं है ना तो ऐसा था अब आ जाते हैं एफआईआर लॉन्च हो गई किसी बंदे के खिलाफ, ए क्लास बी क्लास सी क्लास वाला मामला रह गया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, बंदा समझ रहे हैं कि ये बंदा कॉग्नाइजेबल ऑफेंस करके चालान सबमिट करवाना है। इस सारी चीज़ों से पहले एक आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है बेल का। आपके खिलाफ अगर किसी ने कोई एफआईआर लॉन्च करवाई है, आपके पास राइट है जाके आप डिफेंड करें केस को, आप बेल दाखिल कर सकते हैं। बेल का घना किस्म है, प्रोटेक्टिव बेल। आपका कन्वेक्शन हुआ 426 वो बाद में हुआ पोस्टर इसमें कम। अन्य चौथों एंटीसिपेटरी बेल, 4 किस्म बेल के। प्रियरेस्ट एफआईआर लॉन्च हो गई, आपको पुलिस ने नहीं पकड़ा, खबर पै दिए कंसर्न थाने में,
FIR होंगे कंसर्न थाने में हमारा रही भाई FIR लाद के मुझे वापस ये FIR लाद हो गई। इसने मुझे FIR दे दी कि आपके खिलाफ FIR लाद होती है। अब मैं ये FIR ले जाके थाने में सेशन जज साहब के पास अपनी बेल दाखिल करूंगा। जो बेल होगी प्री अरेस्ट, मेरी बेल जिसको अदर वर्ड्स में बोलते हैं बिफोर अरेस्ट। मैं अरेस्ट नहीं हुआ हूँ, मैं बेल दाखिल कर सकता हूँ। सेक्शन के रो 498 CRPC। उसके बाद मेरे खिलाफ FIR हुई है। मैं कंसर्न थाने पे या कंसर्न पुलिस कोर्ट में पहुंचने के लिए अगर पहुंचूंगा, उस इलाके का जिसने मेरे खिलाफ FIR लॉन्च करवाई है बहुत ताकतवर बंदा है, मुझे अरेस्ट करवा देगा। या मैं सिंध में रहता हूँ, मेरे खिलाफ FIR पंजाब में लॉन्च हुई है, तो मैं पंजाब में जाने के लिए पंजाब में जाऊंगा, वहां से मुझे अरेस्ट कर लेंगे। यही भी उसके तुम अरेस्ट किए, तो उसके लिए दूसरी बेल फाइल कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव बेल। पोस्ट अरेस्ट और प्रोटेक्टिव बेल में फर्क क्या है? पोस्ट अरेस्ट बेल आप कंसर्न सेशन जज साहब के पास फाइल करें। प्रोटेक्टिव बेल आप किसी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, किसी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। सिंध डिवीजन, पंजाब डिवीजन, KPK डिवीजन, ऑनरेबल हाई कोर्ट घणियूं टोटल 4 प्रोविंस जो 5 इस्लामाबाद जी कंहिं बि हुनमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में करे सघो था, या हुनजी बेंच में या सर्किट बेंच में कंहिं में बि तव्हां FIR दाख़िल बेल दाख़िल करे सघो था। उनखे छा चवंदा आहिनि? प्रोटेक्टिव बेल। तीसरी चीज आ जाती है एंटीसिपेटरी बेल। सुना है कभी? बुधवा एंटीसिपेटरी बेल किसको बोलते हैं? बुधवा कंहिंखे चवना है? रिसेंट तव्हांजी एंटीसिपेटरी बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट कई आहे, कहिड़ी आहे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई आहे। कहिड़ी एंटीसिपेटरी बेल आहे? मामा इमरान खान खे एंटीसिपेटरी बेल मिली, जिनमें आपको डर हो कि मुझे इस क्राइम में इन्वॉल्व कर देंगे, जिसमें आपका क्राइम में नाम तो ना हो, लेकिन आपको डर हो कि इस क्राइम में नाम डाल देंगे, तो आप हाई कोर्ट से जाके एंटीसिपेटरी बेल दाखिल कर सकते हैं कि हुआ हेड़न इंसिडेंट में फलाना फलाना जा नाला ॾियनि था, मां भी उन मुआशरे जो सोसाइटी जो पार्ट आहियां, लिहाजा मैं भी मुझे खिलाफ FIR लास्ट दे, इनजे करे जो तीसरी बेल लेंगे ये एंटीसिपेटरी। ये तीनों बिफोर अरेस्ट बेल है। तीनों क्या है? बिफोर अरेस्ट। आप अरेस्ट नहीं होंगे, आप ये तीनों बेल करवा सकते हैं। चौथी बेल आ जाती है पोस्ट अरेस्ट बेल या बेल आफ्टर अरेस्ट। जब आप अरेस्ट हो जाएंगे, आपकी बेल दाखिल होगी, आपकी बेल कंसर्न जो जुरिस्डिक्शन होगी, मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है तो मैजिस्ट्रेट के पास, सेशन जज की जुरिस्डिक्शन है तो सेशन जज साहब के पास। लेकिन वो बेल दाखिल करने का एक टाइम लिमिट होती है। जैसे वो रिमांड में हुजे, पुलिस रिमांड में, तो उन पुलिस रिमांड में सेशन जज साहब या मैजिस्ट्रेट साहब तकरीबन बेल न ॾींदा आहिनि। छाजे लाइ? जो अंडर इन्वेस्टिगेशन आहे। असां इन जे करे ई बेल खणींदा आहियूं त फर्दर इंक्वायरी आहे, कराईंदा आहियूं न, ही रिक्वायर्ड फर्दर इंक्वायरी आहे। पर जेकॾहिं आहे ई पेंडिंग उहो कंहिं पुलिस थाणे ते जुडिशियल लॉकअप में आहे, पुलिस जेल में कस्टडी में आहे, पुलिस लॉकअप में आहे, त उनजी त इन्वेस्टिगेशन थिए थी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग आहे, इन जे करे उन टाइम ते उनखे बेल कोन मिलंदी। जी वो जब ख़त्म थी वेंदो उनजो रिमांड जो टाइम, जुडिशियल रिमांड थी वेंदो, फाइल करे सघूं था। लाज़मी न आहे असांखे हर टाइम ते बेल मिले, हर टाइम ते लाज़मी न आहे बेल मिले, पर असां चवंदा आहियूं राइट ऑफ फेयर ट्रायल आहे। बजाए जो कंहिं इनोसेंट माण्हू खे डिटेन करे रखूं थाने में कस्टडी में, त उनखे फेयर ट्रायल जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो उनखे हक़ आहे, वो जाके फेयर ट्रायल करे और उसको फेस करे। जो बेल करवाने आएगा वो लायबल होगा, फेस करेगा कि मैं आया ही बेल इस वजह से कराने हूँ, जो मेरे खिलाफ एलिगेशन है, जो अक्यूजेशन है, उसको मैं साबित करूँ कि आई एम इनोसेंट। वैसे बंदा एक मरतबा इनोसेंट होता है, अगर दूसरे इसी बेल में बेल दाखिल करेगा, उसके बाद अगर इनोसेंट हो जाएगा तो क्या बोलते हैं उसको? डबल इनोसेंट।
एरा इनोसेंट मांगे हुए और सर्टिफाइड कोर्ट का डबल इनोसेंट। यहाँ पे एक दूसरी चीज आ जाती है, क्या सर एक ही इंसिडेंट पे 2 FIR लार्ज करवा सकते हैं? एक ही इंसिडेंट न्यू 2 FIR लार्ज थी सकते हो? नो सर। No. नहीं होंगी। तो वो कौन से सेक्शन के तहत? उसको बोलते हैं डबल जोबर्टी 423 CRPC। डबल जोबर्टी के मानो के किसी भी सेम इंसिडेंट पे सेम काज ऑफ एक्शन पे दूसरी FIR नहीं कर सकते। दूसरी FIR करेंगे तो डबल जोबर्टी में आ जाएगा। एक मर्तबा सेम बंदे ने आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 के मुताबिक भी डबल जोबर्टी प्रोहिबिटेड है सेम काज ऑफ एक्शन में। सिविल में केड़ो मैटर आ देखे जो ना द सेम काज ऑफ एक्शन ते न खणी चो मैटर रेस जुडिकेटा। सिविल में जेकॾहिं सिविल लिटिगेशन भी होंदी सेम माण्हू के सेम काज ऑफ एक्शन ते सेम टाइम पार्टी नथा ठाहे सघो। तव्हांजो रेस जुडिकेटा वेंदो हिकिड़ो ई दफ़ो माण्हू खे सड़ी हाँ काज ऑफ एक्शन आपका चेंज हो, इंसिडेंट चेंज हो तो आप तो दाखिल कर सकते हैं FIR भी और ये भी। और दूसरी चीज FIR पे फर्दर स्टेटमेंट सुना है कभी? इस पावर जेको मां ॿुधायो हुन जो मैजिस्ट्रेट जो 297 में अमेंडमेंट FIR लार्ज करण खां पोइ फर्दर अगर कुछ माण्हू ॿुधाइण थो चाहे फलाणा फलाणा माण्हू हुया हाणे ही भी माण्हू हुया हिननि माण्हुनि ते अहिड़े क़िस्म जो इंसिडेंट कयो जेकॾहिं कंप्लेनेंट अचे तो अगर फर्दर स्टेटमेंट कोई दाखिल करेगा बोलेगा तो वो फर्दर स्टेटमेंट कंसर्न IO लिखेगा 162 में। एक FIR ऑलरेडी मौजूद है उनके फर्दर स्टेटमेंट में वधिक नाला ॾींदा। पहिरियां ABC जो नालो हाणे DEF C के कटे छॾियो त C असांजे क्राइम में इन्वॉल्व कोन हुयो। ॿुधंदव त फलाणे जो स्टेटमेंट में सेटलमेंट थी वई आहे उन जवाबदार जो नालो ख़त्म थियो हिननि जवाबदार जो नाला ॾिठा। फर्दर स्टेटमेंट आपके FIR में वीक पॉइंट है। क्या है? फर्दर स्टेटमेंट आपके FIR में वीक से वीक पॉइंट है क्योंकि वंस टाइम आपने इंसिडेंट देखा है आंखों से तो वो इंसिडेंट अगर आप छुपाएंगे फर्दर स्टेटमेंट देंगे कामन बंदा ही समझ जाएगा कि तो ये झूठ बोल रहा है, ये तो जुडिशियल माइंड होता है। तो इस लिहाज से तो प्रियर फर्दर स्टेटमेंट में होता है फिर वही बंदा दूसरे बंदे जो आएंगे वो भी बेल होंगे फिर आएगा राइट ऑफ फेयर ट्रायल आपका सबमिट होगा चालान। उसने इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन में मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C को उसने कंप्लीट करके एक्यूजेशन साबित कर दी कि इन्होंने ये कमिट किया है क्राइम, लिहाजा इसके खिलाफ मैं चालान सबमिट कर देता हूँ। अब चालान जैसे ही सबमिट हो जाएगा आपका ये दूसरा पोर्शन शुरू हो जाएगा ट्रायल का। यहाँ पे डिसाइड ट्रायल CRPC में है कि आपका ट्रायल बाय कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट होगा या ट्रायल बाय सेशन होगा। ट्रायल मैजिस्ट्रेट है तो मैजिस्ट्रेट का क्या अख्तियार है, मैजिस्ट्रेट कितने हद तक की सजा दे सकता है खबर है? मैजिस्ट्रेट 3 साल की सजा दे सके तो असिस्टेंट सेशन जज अगर 4 साल की सजा दे उसकी अपील या रिवीजन कहाँ पे? सेशन जज साहब। असिस्टेंट सेशन जज 4 साल से ज़्यादा सजा दे तो हाई कोर्ट। अगर असिस्टेंट सेशन जज 5 साल सजा दे फिर भी हाई कोर्ट। अगर सेशन जज कोई सजा देगा तो उसके लिए डायरेक्ट हम हाई कोर्ट में जाएंगे। वहाँ पे एक दूसरी बेल है आफ्टर कन्विक्शन के बाद आप जाएंगे। अक्सर आपके हमारे मुआशरे में मैनपुरी गुट के केसेस चलते हैं, वहाँ पे किसी को कन्विक्शन करते हैं, बेल हो गई थी, बेल के बाद जैसे ही होगा उस बंदे को जजमेंट अनाउंस करने के टाइम पे जजमेंट हाथ में दे के वो सेशन जज साहब वो असिस्टेंट सेशन जज साहब हाणे इहो रिवाइज थी वियो शायदि मैनपुरी गुट का मैजिस्ट्रेट ट्रायल थियो उहो हुनखे कापी ॾींदो ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सेशन कोर्ट में आफ्टर कन्विक्शन। जेकॾहिं ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट आहे तो उहा कन्विक्शन 426 में किथे दाख़िल कंदासीं? सेशन जज साहब। जेकॾहिं ऑनरेबल सेशन कोर्ट हुनखे सज़ा ॾिनी आहे त हुनजी किथे हाई कोर्ट में असां दाख़िल कंदासीं। उन खां पोइ जेका बेल मिलंदी जेसीं ताईं फाइनल डिसीजन ते छाजो मुंहिंजे हिन केस जो कन्विक्शन जो तब तक आपको जो बेल मिलेगी वो 426 CRPC के तहत आपको तीसरी बेल मिल सकती है आफ्टर कन्विक्शन। यहाँ पे जो 497 में बताया था बेल आपका राइट नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन
कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे बेल आपका राइट हो जाता है। कहिड़ी सिचुएशन हूंदी आहे वुमेन हुजे न औरत तो हुजण रुगो लाज़मी कोन्हे, चाइल्ड हुजे, चाइल्ड जे लाइ स्पेशल थी वियो। ॿियो अञा 497 राइट तॾहिं बि न हूंदो प्रोहिबिट। अब मैं बता देता हूँ आपको राइट कब हो जाता है, जब डिले ऑफ जस्टिस हो, जेको अदे जो प्रोसेस हो 2 साल जेल में हुजे, 4 साल जेल में हुजे, 5 साल जेल में हुजे, उन खां पोइ नंबर 1 जेको प्रॉपर आहे, कोई औरत हो कोई लेडी हो लेकिन वो लेडी हामला हो, उसकी प्रॉपर केयर वहाँ पे नहीं हो सकती, उन जे लाइ उनजी छा थींदी राइट थींदो बेल, भले केतिरो बि कयो छाजे लाइ वजह छा आहे हुते। ॿियो अगर क्रिमिनल ऑप्शन में वो बंदा इन्वॉल्व है, खुद इन्वॉल्व है, उसकी बॉडी इन्वॉल्व है, जो उस औरत के हमला है वो बच्चा पेट में, वो इनोसेंट है, उस इनोसेंट को सजा नहीं दे सकते। अगर उसके दौरान डेथ हो जाती है तो उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कि इन्हनि जे मिसबिहेव जे करे असांखे थी वियो। नंबर 2 कोई ऐसी डिजीज, ऐसी खतरनाक बीमारी जो आपके उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे आपको डिटेन करके रखा है उन्हनि जे लाइ हानिकार हुजे, डिजीज हुजे, रुगो डिजीज न, डिजीज खतरनाक बीमारी हुजे, विचरंदड़ बीमारी हुजे, मिसाल जे तौर कोरोना जो को पेशेंट थी वियो, उनखे क्वारंटाइन त करे सघंदा, पर उनखे चवंदा असां तव्हांखे बेल ॾियूं था सिर्फ़ु इन मद में त तव्हां पंहिंजी कंहिंखे सेफ कस्टडी कयो। नंबर 3 ओल्ड एज बंदा, बुज़ुर्ग बंदा हो, उनजो सर्वाइव करणु हुन जेल में ॾुखियो हुजे, उनजो खाइण पीअण उथण वेहण उन जगह ते ॾुखियो थी वञे, उन टाइम में राइट थींदो आहे बेल। आपके पास आफ्टर बेल के बाद, बेल लेने के बाद कंप्लेनेंट साइड के पास अख्तियार है कि वो आपकी बेल कैंसिल करवाएं, कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल कर सकते हैं अपर कोर्ट में या सेम कोर्ट में। वो केड़े में 497 सब क्लास 5 497 में सब क्लास 5 में वञी करे उहे हुन कंसर्न कोर्ट में या अपर कोर्ट में इहो दाख़िल करे सघनि था। छाजे लाइ दाख़िल कंदा त बेल जो बेल देने के लिए हम 3 से 4 चीजें करते हैं। नंबर 1 टेम्परिंग विथ एविडेंस नहीं करेगा, मैं ये प्रूव कर दूंगा कोर्ट में ना कि बेल दी है